यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और चुनावी राज्य के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है और काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होगा। और इस उपचुनाव से ये तय होगा कि कौन सी पार्टी की अस्थायी सरकार रहेगी, यानी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी या कमलनाथ की दोबारा वापसी होगी। ये उपचुनाव ही तय करेगा। उपचुनाव कुल पहले 24 सीटों पर होने वाला था, लेकिन 2 विधायकों ने और जो है कि इस्तीफा दिया है। तो इस तरीके से टोटल 26 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इन सीटों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है, चाहे कमलनाथ हो या मामा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। लेकिन कांग्रेस को बाद में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही और मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। मुख्यमंत्री पद को लेकर 2018 चुनाव से पहले से रस्साकसी शुरू हो गई थी। एक तरफ कमलनाथ के समर्थक तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य के समर्थक। ठीक जो है कि राजस्थान वाली स्थिति वहां पर भी बनी थी मध्य प्रदेश में, परंतु संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस पार्टी लगभग जीत के करीब करीब पहुंच गई और इस तरीके से वहां पे कांग्रेस की सरकार बनाने की बारी आई। और फिर उसके बाद राहुल गांधी के आवास पे दिल्ली जो है कि लगातार जो है कि 2-3 दिनों की बैठक हुई और उसके बाद वहां से खूबसूरत सी तस्वीर निकल के आई जो कांग्रेसियों के लिए राहत भरी तस्वीर थी। कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी की तस्वीर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई। तो इस तरीके से वहां पे कमलनाथ को जो कि मुख्यमंत्री चुन लिया गया और कुछ दिनों तक सरकार चली। लेकिन बाद में आपने देखा किस तरीके से 22 विधायकों ने बगावत कर दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बगावत करके जो है कि कांग्रेस से अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बन गए हैं। अब आप बात करते हैं यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुशासन का मुद्दा रहेगा ना, उसके बाद शिवराज मामा का नाम रहेगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 15 महीने में अपने किए गए कार्यों का मुद्दा लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। जैसे कि किसानों के जो कर्ज माफ किए और जो लोग बचे हैं किसान, अभी उनके माफ़ी की बात करेंगे वहाँ पे। साथ ही साथ बिजली का जो बिल किसानों का कम किया उसको लेकर भी वहाँ पे वो चुनाव में जाएंगे। साथ ही साथ जो ओबीसी रिजर्वेशन 27% बढ़ाया, इसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस अपनी तरफ से बनाना चाहती है। कमलनाथ, क्योंकि वो जो ग्वालियर चंबल का इलाका है उसमें ओबीसी जाति भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो वहाँ पे ओबीसी को जाति को आरक्षण देने का मुद्दा कमलनाथ की तरफ से बनाया जाएगा और इस पर शिवराज सिंह चौहान बुरी तरीके से घिर सकते हैं। कांग्रेस के 22 विधायकों को काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जनता में काफ़ी रोष है इनको लेकर के, जिस तरीके से इन्होंने पलटी मारी है। साथ ही साथ जनता का ये भी मानना है कि कमलनाथ को पूरा 5 साल का समय देना चाहिए था आने वाले समय में, तभी जो है कि कमलनाथ और शिवराज सिंह के कार्यों का मूल्यांकन करने में आसानी होती। परंतु चलिए देखते हैं इस कमलनाथ का 15 महीना और शिवराज सिंह चौहान का 15 साल कितना कारगर साबित होता है इस उपचुनाव में। चलिए खाली सीटें बता दें आपको, कौन कौन सी सीटें खाली हैं जहां पे उपचुनाव होगा। तो देखिए, सबसे पहली सीट की बात करें तो जौरा विधानसभा, उसके बाद आगर और बदनावर, सुवासरा, हाटपिपल्या, सांवेर, अनूपपुर, सांची, सुर्खी, मुंगावली। इसके बाद अशोकनगर, भमौरी, पोहरी, करेरा, भांडेर, डबरा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, गोहद, मेहगांव, अम्बा, दिमनी, सुमावली, मुरैना। उसके बाद 2 सीटें अभी भी खाली हुई, वो हैं नेपा नगर और मलहरा। तो इतने जो है कि सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। टोटल 26 सीटें हैं। चलिए अब हम आपको एक एक सीट पर बताएंगे कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी मजबूत है और किसको वो सीट मिल सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले जौरा विधानसभा से।
तो जौरा में जो है कि मुकाबला है वो कांग्रेस और बीएसपी के बीच होगा। तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, मतलब हम त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, लेकिन मेन मुकाबला जो है कि बीएसपी और कांग्रेस के बीच है और यहाँ पे मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। चलिए दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट है आगर विधानसभा क्षेत्र की। आगर में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है यहाँ पे, और यहाँ पे मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। तीसरी सीट की बात करें, तीसरी बदनावर की सीट है और बदनावर में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पे मुख्य मुकाबला है, तो बदनावर की सीट जो है कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में है। अगली सीट की बात करें, अगली सीट है सुवासरा की सीट है। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कांग्रेस और बीजेपी के बीच सुवासरा में कड़ी टक्कर है। अब एक सीट है हाट पिपल्या की, तो हाट पिपल्या में जो है कि कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला होगा और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है सांवेर की, और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है सांवेर में। और सांवेर की बात करें तो यहाँ पे टक्कर जो होगी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी। यहाँ पे कड़ी टक्कर है, कौन जीतेगा ये कहना काफ़ी यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ सांवेर में कड़ी टक्कर है। उसके बाद यहाँ अगली सीट है अनूपपुर। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में सीधे सीधे मुकाबला होगा और अनूपपुर की इस सीट पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है सांची की, और सांची विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होगा और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। ये सीट कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। नेक्स्ट सीट की बात करें तो नेक्स्ट है सुर्खी विधानसभा, काफ़ी चर्चित सीट है और यहाँ पे एकदम कड़ी टक्कर है, बिल्कुल बराबर की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। कौन जीतेगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। तो सुर्खी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है और बहुत ही कड़ा मुकाबला है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है मुंगावली की सीट, और मुंगावली में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो मुंगावली की सीट बीजेपी निकाल सकती है। अगली सीट है अशोकनगर। अशोकनगर में भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है और ये सीट कोई भी निकाल सकता है। तो अशोकनगर सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर, अभी कहना मुश्किल कि कौन इस सीट को निकाल पाएगा। दूसरी सीट है बमौरी। बमौरी में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी सभी एक दूसरे के सामने होंगे, तो यहाँ पर जो बात करें सीट की तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगली काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है पोहरी, और पोहरी विधानसभा में जो सीधी टक्कर होगी वो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के बीच में होगी, और यहाँ पे तीसरा एंगल यानी त्रिकोणीय लड़ाई भाजपा बना सकती है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और बीएसपी के बीच ही रहेगा। तो पोहरी की सीट जो पे अभी कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ पे कड़ा मुकाबला है। अगली सीट है करेरा। करेरा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है कि मुकाबला होगा, यहाँ पे बीएसपी भी लड़ाई में रहेगी, तो करेरा में जो है कि कांग्रेस पार्टी सीट निकाल सकती है। नेक्स्ट विधानसभा की बात करें तो भांडेर, और भांडेर में भी यहाँ पर भी बीएसपी का वोट है, कांग्रेस का भी वोट है, बीजेपी का भी वोट है, तो यहाँ पे भांडेर में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है। अब यहाँ हम बात करते हैं डबरा विधानसभा की। डबरा विधानसभा पूर्व मंत्री इमरती का ये क्षेत्र है, इमरती देवी का। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। इमरती देवी पिछली बार काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ी थी, तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला होगा। अभी कहना मुश्किल है कि ये सीट कौन निकालेगा। हालांकि यहाँ पे
अगर इमरती देवी के पर्सनल वोटों को अगर ध्यान रखें तो थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रही है। तो चलिए फिर चुनाव के बाद वही पता चलेगा कि यहाँ पे कौन जीतेगा। अगली सीट है ग्वालियर पूर्व। ग्वालियर पूर्व कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा वोट है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पे बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल सकती है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी जो है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला होगा और ये सीट जो है कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नेक्स्ट विधानसभा की बात करें तो अगली विधानसभा है गोहद, और गोहद में कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी इन तीनों के बीच मुकाबला होगा और ये सीट जो है कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है मेहगांव की, और मेहगांव सीट भी कांग्रेस के खाते में ही पिछली बार थी। तो मुख्य मुकाबला की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला होगा मेहगांव में वो कांग्रेस और बीएसपी इन दोनों में मुख्य मुकाबला हो सकता है। साथ ही साथ बीजेपी भी यहाँ पे ट्रायंगल यानी त्रिकोणीय लड़ाई बनाएगी, लेकिन ये सीट जो है कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में है। अब वहीं अंबा सीट की बात करें तो अंबा में जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी के बीच होगी। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, बीएसपी भी मजबूत है और बीजेपी भी मजबूत है, यानी तीनों पार्टियां अपने आप में मजबूत हैं। ये अभी कहना मुश्किल है कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। अगली बात करें दिमनी सीट की तो दिमनी पर बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला होगा, और दिमनी की सीट की बात करें तो दिमनी जो है कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत स्थिति में है। नेक्स्ट इसकी बात करें सुमावली की तो सुमावली में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है, और ये सुमावली की सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। मुरैना की बात करें तो मुरैना में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों में मुख्य मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो मुरैना की सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है नेपानगर, और नेपानगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। काफ़ी नेक टू नेक फाइट है, सीधे सीधे टक्कर है, और यहाँ पे बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो नेपानगर बीजेपी निकाल सकती है। चलिए अगली सीट की बात करें तो यहाँ से प्रद्युम्न लोधी जो है कि कांग्रेस के सीट पर जीते थे मलहरा विधानसभा से। तो इस सीट की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, और यहाँ ये सीट कांग्रेस निकाल सकती है, यानी ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लें टोटल सीटों की अगर बात करें, एक आंकड़ा निकालें कि कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें यहाँ पर जा सकती है। तो देखिए टोटल 26 सीटों में आज की डेट में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में टोटल 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। वहीं हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट मजबूती के साथ जाती हुई दिख रही है, यानी 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस जितनी भी सीटें थी वो कांग्रेस के खाते की ही थी, कांग्रेस से उसको जीती थी। तो कांग्रेस के खाते में टोटल जो है कि इस समय 14 सीटें जाती हुई दिखाई, यानी बीजेपी के पास 3, बीएसपी के पास 1 और कांग्रेस के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को इस समय सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। जी हाँ, कड़ी टक्कर, 8 सीटों पर कड़ी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहां पर कोई भी जीत सकता है, वहां पे सीधे सीधे आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि वहां कौन सीट जीतेगा, यानी 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला। तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर हमने किया एक छोटा सा विश्लेषण। इस विश्लेषण से आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, आप कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। साथ ही साथ यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो बताइए, क्या एमपी में शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचा पाएंगे या कमलनाथ वापसी कर पाएंगे।
दीजिए जवाब, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।